गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में इतिहास में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जो हमारा चैप्टर है 27वां सल्तनत काल। तो आज से हम बात करेंगे सल्तनत काल में पहला जो हमारा गुलाम वंश है, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, गुलाम वंश के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, गुलाम वंश के का जो पहला पॉइंट है, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में हुई थी। वो किसके द्वारा हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, तो बात है गुलाम वंश की जो स्थापना थी 1206 ईस्वी में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, तो वे गौरी के गुलाम थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो किसके गुलाम थे? वो गौरी के गुलाम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता थे, इन्होंने स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, वो किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट पहला जो इनकी स्थापना है 1206 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने की थी? गुलाम वंश की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, उनका जो अपना राज्याभिषेक है वो इन्होंने कब, किस ईस्वी में किया था? जब भाई उन्होंने जिस स्थापना हुई तो उनका उसी ईस्वी में उनका भी राज्य अभिषेक भी हुआ था। ठीक है, तो वो तारीख क्या थी? तो 24 जून को, और 1206 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है अपना, वो कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी है जो लाहौर में बनाई थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुतुबुद्दीन थे, उन्होंने क्या था? कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुतुब मीनार की हम जहाँ बात करते हैं, घूमने जाते हैं, तो उसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनको लाखों मतलब भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लाखों का दान करने वाले थे, इसलिए उनको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि वो लाखों का दान करते थे, इसलिए उनको कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक जो था वो बख्तियार खिलजी जो थे, बख्तियार जो खिलजी थे, उनको जो इनका ऐबक का जो सहायक सेना नायक था वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, जो बात करते हैं, जो प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो ऐबक का सहायक था, वो कौन से सहायक मतलब सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो ठीक है, मोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन जो थे उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, उसके बाद 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण हुई थी? उनकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हुई। मतलब चौगान खेलते, एक खेल था उस टाइम पे, चौगान, जिसको खेलते समय उस घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। किस ईस्वी में हुई थी? 1210 ईस्वी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनसे क्या किया गया था? इनकी जो राजधानी लाहौर थी उसी में इनको दफनाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की राजधानी पे ही इनको दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम से जो था उस समय उत्तराधिकारी, जिसने सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है, उन्होंने शासन किया। 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो उनका जो उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन का, उनको उस गद्दी पे बैठा, लेकिन वो जो गद्दी पे बैठे वो कौन थे? आराम शाह थे। ठीक है, जिन्होंने गद्दी पर बैठे शासन किया। कितने समय तक शासन किया? 8 महीनों तक ही शासन कर पाए थे सिर्फ वो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया उसमें शासन काल में? आराम शाह आया। आराम शाह की भी हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया। आराम शाह के बाद कौन आए? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, 1210 में ईस्वी में मृत्यु हो गई थी ऐबक की। उसके बाद 8 महीने तो आराम शाह ने किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पे बैठे थे।
बात करते हैं नेक्स्ट वन, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का जो इल्वरी तुर्क था वो क्या था, तुर्किस्तान का इल्वरी तुर्क था, जिसने क्या, जो कि ऐबक का गुलाम में दमाद था, जो उस टाइम पे मतलब ऐबक जब जिंदा थे उस टाइम पे वो क्या था, उनका गुलाम व दमाद था, जिस ऐबक की मृत्यु के समय पे बदायूं का गवर्नर भी था। जो इल्तुतमिश थे, जो इल्तुतमिश तो वो क्या थे, बदायूं मतलब जो बदायूं के गवर्नर भी थे, ठीक है, मृत्यु के समय। लेकिन उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई ऐबक की, तो उसके बाद आराम शाह ने उनको उसमें शासन किया 8 महीनों तक। उसके बाद इल्तुतमिश का उन्होंने राजगद्दी पे 1211 ईस्वी में बैठे थे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं इल्तुतमिश जो लाहौर से राजधानी को स्थापित करके दिल्ली बनाया, क्योंकि ऐबक के टाइम पे तो लाहौर ही राजधानी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, लाहौर से स्थापित करके उसको दिल्ली राजधानी बनाई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं इल्तुतमिश जो थे पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बगदाद के खलीफा जो एक उनका उसमें पद था, सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी, तो वो किस शासक के दौरान हुई थी, वो हुई थी इल्तुतमिश, पहला जो शासक था जिनके 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा सुल्तान पद के वैधानिक स्वीकृति प्राप्त, उनको मतलब बगदाद का खलीफा भी पद से उनको स्वीकृति प्राप्त की गई थी, ठीक, 1229 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। जो पहले सल्तनत काल में जो गुलाम वंश में है, तो पहले शासन किया ऐबक ने, उसके बाद आराम शाह ने किया, उसके बाद इल्तुतमिश ने किया, उसके बाद उनकी मृत्यु किस सन में हो जाती है, 1236 ईस्वी में उनकी इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, ठीक है, वह एक अयोग्य शासक था, जो मतलब एक अयोग्य शासक रहा, जो मतलब कार्यकाल उसके मतलब सही नहीं रहा। इसके अल्पकालीन शासन के उसकी माँ शायद तुर्क छाई रही, इस मतलब उनका कहना था, ये आप पढ़ लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि जो गुलाम वंश में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आराम शाह आया, उसके बाद इल्तुतमिश आए, उसके बाद उनका जो पुत्र था वो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, ठीक है। उसके बाद बात करते शायद तुर्कान के प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर, मतलब जो रुकनुद्दीन फिरोज थे, मतलब जो इल्तुतमिश के जो पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज, जो उनसे मतलब लोग परेशान होकर जो होते उनको हटा दिया था उस पद से। उस टाइम पे रजिया को सिंहासन पे आसीन किया था, मतलब उस समय उनको हटा के रजिया को उस सिंहासन पे बैठा लाता है, ठीक है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये एक रजिया थी जो बेगम मुस्लिम पहली महिला थी जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी, ठीक है, मध्यकालीन भारत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तुर्की जो अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन जो मतलब हटा के रजिया को सिंहासन पे आसीन किया था और फिर उन्होंने अपनी बागडोर संभाली थी, ठीक है। आगे बात करते, रजिया ने प्रथा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोंगा, कावा, कुलाक, टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी, ठीक है। उनका मतलब कहना था उन्होंने जो प्रथा प्रथा थी पहले जो ढक के चेहरा ढक के आना, ये सब की मतलब जो प्रथा को हटाकर उन्होंने मुंह खुले करके आने लगी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए आकुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, उन्होंने इनको घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, ठीक है। गैर तुर्कों के समांत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी से मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था, ठीक है। कहने का मतलब ये था जो तुर्की जो थे गैर, उन्होंने क्या किया था, उनको गद्दी से हटा के रजिया जी को प्रयासों जो विरुद्ध हो गए तो उनको रजिया विरुद्ध हटा के बहराम शाह को बैठा दिया था, ठीक है। जो दिल्ली की जो गद्दी पे पहले रजिया बैठी हुई थी, लेकिन उनको प्रयासों के विरुद्ध होकर मतलब जो तुर्की अमीर थे ना उनके विरुद्ध होकर उन्होंने क्या किया था, जो मुइजुद्दीन बहराम शाह थे उनको गद्दी पे बैठा दिया था, ठीक है। कहने का मतलब रजिया के बाद कौन गद्दी पे बैठे, मुइजुद्दीन बहराम शाह
को बैठाला, ठीक है। तो रजिया जी शादी क्या हुई थी कि अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी पे प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रही, क्योंकि उस समय कौन राजगद्दी पे बैठे हुए थे, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि रजिया की भी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी थी। तो रजिया की जो मृत्यु थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी डाकुओं द्वारा कैथल पे कर की गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रजिया की मृत्यु किस सन में हुई थी और किस तारीख में हुई थी और कहाँ पे हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रजिया की जो हत्या थी वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी डाकुओं के द्वारा और कैथल के पास की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं बहराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी थी, 1242 ईस्वी में कर दी थी। तो जो मतलब रजिया के बाद जो सल्तन बने थे गद्दी पे बैठे थे बहराम शाह, उनको भी बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 में बना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में क्या किया। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को मतलब सुल्तान के पद से हटा के नसरुद्दीन महसूद को सुल्तान बना दिया था। मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसके बलराम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह बैठे, उनको गद्दी से हटा के नसरुद्दीन महमूद सुल्तान पे बैठे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके बाद कौन बैठा है, किस सन में बैठा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका। नसरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो टोपी मतलब सीकर अपना जीवन निर्वाह करता। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने जीवन का निर्वाह उसने टोपी सिलकर अपना जीवन का निर्वाह किया था, वो कौन था, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नसरुद्दीन महमूद कौन थे, वो जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने टोपी सिलकर अपना जीवन का निर्वाह किया था, ठीक है। तो उन्होंने बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था उनके साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम, बलबन का जो वास्तविक नाम था बलबन तो बहाउद्दीन था, ठीक है। वे इल्तुतमिश के गुलाम थे। इल्तुतमिश के गुलाम थे कौन, बलबन थे, ठीक है। तुर्कीन ए चहलगानी जो का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया था, बलबन ने किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो नसरुद्दीन महमूद के बाद कौन गद्दी पे बैठा था, बलबन बैठे थे। किस ईस्वी में बैठे थे, 1266 ईस्वी में नाम से दिल्ली पे बैठे। और इन्होंने क्या किया था, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, एक अच्छा कार्य किया था कि मंगोलों के आक्रमण होते थे जिससे इन्होंने दिल्ली की रक्षा करने में इन्होंने सफल किया था, ठीक है। मतलब उनके आक्रमण होते तो उनसे उनने दिल्ली की रक्षा की थी जिसमें वो सफल हुए थे, ठीक है। उनके मंगोलों से युद्ध किया, आक्रमण किया, जिससे वो दिल्ली की मतलब जो उनके द्वारा हानि होनी थी उससे वो रक्षा करने में सफल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, राज दरबार में सिजदा एवं परवोज प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। तो सिजदा एवं परवोज प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, बलबन ने करी थी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिजदा एवं परवोज की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्साह का प्रारंभ भी किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रथ की नीति भी चलाई। कठोर एवं लौ रथ की नीति किसने चलवाई थी, बलबन ने चली। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि भी दी थी। तो नसरुद्दीन ने क्या किया था, बलबन को उल्लूक खां की उपाधि दी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन के दरबार में फारसी की प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर हसन रहते थे। तो उनके दरबार में कौन रहता था, फारसी के कवि अमीर खुसरो अमीर हसन रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था समसुद्दीन कैमूस था, ठीक है। तो ये अंतिम शासक था समसुद्दीन कैमूस, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।